हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 2, यानी 13वें चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। इसका एक पार्ट हो चुका है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट से जाके उसको ज़रूर देख लीजिए। ज़रूर इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी बेसिक बातें, बहुत सारी ज़रूरी बातें जो इस वाले पार्ट से रिलेटेड है उसको हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है, जिसको मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। उसमें से एक चीज़ है GRP, यानी गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस क्या होता है, उसके बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, और बहुत सारी बातें और भी हमने डिस्कस की हैं। तो आप जाके फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद तब आप इसको देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है GRP इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। GRP आप पढ़ चुके हैं, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। ठीक है, GRP मतलब गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। अब ये गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस को कहाँ पे देखेंगे हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, यानी जहाँ पे दवा वगैरह बनती है। और इसमें भी हम लोग वही 3-4 चीज़ें फोकस करेंगे। एक तो डॉक्यूमेंटेशन, एक लाइसेंसेज, और उसके बाद तीसरा रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेज। ई गवर्नेंस के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वहाँ पे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात है, तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट मतलब आदमी को रखना है, तो क्या कहते हैं जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इकट्ठा करके रखना है अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। ठीक है, इसलिए कि वहाँ पे भी इंस्पेक्टर आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो क्या क्या रखना है? कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो लाइसेंस लेने के लिए जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई किए हैं, सबमिट किए हैं, उसकी कॉपी होनी चाहिए, यानी उसका जीरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी होना चाहिए। ऐसे ही कॉपीज ऑफ लाइसेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग प्रीमिसेस। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस जगह पे आप दवा बनाते हैं, यानी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको भी हम लोग प्रीमिसेस बोलते हैं, तो उसका भी एक अलग से लाइसेंस बनता है। एक तो मतलब आप कौन कौन सी दवा बना रहे हैं उसका एक अलग लाइसेंस बनता है, और दूसरे जिस जगह पे आप दवा बना रहे हैं उसका एक अलग लाइसेंस बनता है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमिसेस लाइसेंस। ठीक, तो प्रीमिसेस लाइसेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उस सब की कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपने लाइसेंस लिए हैं, समझ में आ रही बात? इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने लाइसेंस लिए हैं उसकी कॉपी भी, उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि शेड्यूल X के लिए अलग लाइसेंस आपने लिया होगा, शेड्यूल C और C1 के लिए अलग लाइसेंस लिया होगा, हो गया। ऐसे अलग अलग क्या है लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, अलग अलग दवाओं के कैटेगरी के शेड्यूल के हिसाब से। तो जो भी लाइसेंस आपने ले रखा है उस सब के लाइसेंस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और क्या है? इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स। क्या है? इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो कॉपीज ऑफ ऑल इंस्पेक्शन डन बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने जो भी आके आपके प्रीमिसेस पे इंस्पेक्शन किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, चेक किया है, ठीक है, तो जो भी बातें उसने कही है या जो भी लेटर भेजा है आपके प्रीमिसेस से रिलेटेड, तो वो सारे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए, उसकी कॉपीज होनी चाहिए। ऐसे ही क्या है, आपके पास NOC होना चाहिए। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये कहाँ से मिलता है आपको? पोल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है वो देता है। मतलब ये कि इन्होंने जो फैक्ट्री बनाई है ये ऐसी जगह पे है और ऐसा इन्होंने इंतज़ाम किया है कि इससे मतलब पोल्यूशन नहीं होगा। वो अलग बात है, हो रहा नहीं हो रहा है, एक सर्टिफिकेट उसका बनता है, उसको बोलते हैं NOC। ठीक है, तो NOC सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ केमिस्ट। अब जो केमिस्ट है यानी जिसके अंडर में दवा बनाई जाएगी, ठीक है ना, एक होता है फार्मासिस्ट जिसके अंडर में दवाएं वगैरह बेची जाती हैं, एक होता है केमिस्ट जिसके अंडर में दवाएं बनाई जाती हैं, ये खुद भी उसमें रहेगा और दूसरे स्टाफ भी वहाँ पे काम करेंगे। तो उसके क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, उसने B फार्मा किया है कि M फार्म किया है, PhD किया है, क्या किया उसका। ठीक है, उससे फिर उसको क्या है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि मान लीजिए फार्मासिस्ट है, उसने डिप्लोमा कर लिया, उसको क्या कहते हैं एक डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिल गया, वो उसका क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद फिर उसको क्या है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ऐसे ही केमिस्ट को भी क्या है रजिस्टर्ड केमिस्ट बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उसका भी सर्टिफिकेट इसके पास होना चाहिए, उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके अंदर जो केमिस्ट है वो चेंज होता है, या उसके अलावा जो ट्रेंड स्टाफ हैं यानी जो मतलब ट्रेंड हैं, जो अच्छे से काम कर सकते हैं, तो उनका भी तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं। समझ में आ रही बात? उनके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। तो अगर वो चेंज हो रहे हैं
एक तो पहले से ये आपके यहाँ हैं, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे देंगे और इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब अपने पास आप रिकॉर्ड में रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, होता है एनालिटिकल लेबोरेटरी, जहाँ पे मतलब एनालिसिस किया जाता है दवाओं को कि ये सही से बना नहीं बना, रॉ मटेरियल जो आया है वो सही है नहीं है, ठीक है, क्वालिटी वगैरह चेक की जाती है। तो उसके लिए भी क्या है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। तो ऑल अप्रूवल लेटर्स कॉपीज ऑफ एनालिटिकल लेबोरेटरीज, तो जो क्या कहते हैं एनालिसिस करने वाला जो लेबोरेटरी है तो उसके लिए क्या है अप्रूवल लेटर मिलता है, उसकी भी क्या है आपको कॉपीज रखनी है अपने प्रीमिसेस के अंदर। ऐसे ही क्या है एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ एनालिस्ट, और उसके अंदर जो एनालिस्ट है उसका जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो उसका जो क्या कहते हैं एजुकेशनल और उसने कितना एक्सपीरियंस लिया है उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऐसे ही अप्रूवल लेटर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट बाई स्टेट ड्रग कंट्रोलर, और स्टेट ड्रग जो कंट्रोलर होता है उसके जरिए से एक अप्रूवल लेटर मिलता है एनालिटिकल केमिस्ट को, ठीक है ना, जो एनालिसिस करेगा उस केमिस्ट को एक अप्रूवल लेटर मिलता है कि हाँ आप इस लायक हैं, आप इस काबिल हैं कि आप जाके उस लेबोरेटरी के अंदर काम कर सकते हैं। तो वो जो अप्रूवल लेटर है केमिस्ट के लिए वो भी वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे ही क्या है इक्विपमेंट क्लीनिंग एंड यूज रिकॉर्ड, अब जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब एक बार मशीनें ला के लगा दी गई तो उसमें अब कोई भी दवा बनती जा रही ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसकी सफाई भी करनी पड़ती है। एक मान लीजिए एक टाइप की दवा बन गई तो उसको पूरा साफ किया जाता है, फिर उसके बाद तब दूसरे टाइप की दवा उसमें बनाई जाती है। समझ में आ रही बात, तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो वही है इक्विपमेंट क्लीनिंग एंड यूजेस रिकॉर्ड, ठीक, तो वो भी मेंटेन करना है। ऐसे क्या है रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स खरीद के लाए जा रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड रखना है कि कितना हमने खरीदा, ठीक है, कौन कौन सा सामान खरीदा नहीं खरीदा, वो सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि जब इंस्पेक्टर आएगा तो वो ये भी चेक करेगा और कर सकता है, उसको ये राइट है, वो पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं उसके खरीदने के लिए आपने जो भी मतलब ट्रांजैक्शन किए हैं कि आपने कितने में खरीदा है तो उसका जो ट्रांजैक्शन है उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना है, ठीक है ना। उसका क्या है रिकॉर्ड रखना है, रॉ मटेरियल जो भी आपने खरीदा है तो कितने पैसे में खरीदा, उसका जो बिल है, जो क्रेडिट मेमो है, जो कैश मेमो है, वो सब आपको क्या करना है मेंटेन करके रखना है। और सिग्नेचर भी, यानी जब उसको खरीदा गया तो पर्सन इंचार्ज कौन था, किसके अंडर में, किसकी देख रेख में वो दवाएं खरीदी गई और मंगाई गई, तो उसका सिग्नेचर भी होना चाहिए। ऐसे क्या है रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कितना बनाया, किस नाम से बनाया, किस बैच से बनाया, ठीक है ना, और किस डेट में बनाया, ठीक है, और कितना आपने रॉ मटेरियल उसमें यूज़ किया। ऐसे ही जो आपने प्रोडक्ट बनाया तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उसको बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी रॉ मटेरियल यूज़ करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ऐसे क्या कहता है लेबोरेटरी कंट्रोल रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना है, यानी दवा बनने से पहले रॉ मटेरियल को भी चेक किया जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड रखना है कि वो किस लेवल की थी, कितनी क्वालिटी उसकी अच्छी थी नहीं थी, और दवा बनने के बाद भी फिर उसका क्या कहता है लेबोरेटरी टेस्ट होता है तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। ऐसे क्या कहते हैं बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी क्या करना है आपको मेंटेन करना है, यानी कि किस बैच में आपने कौन सी दवाएं बनाई हैं तो वो सारा उसका बैच नंबर वगैरह होता है, बैच में बता चुका हूं कई बार, तो वो भी आपको मेंटेन करना है। अब ये कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी दवा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से लाइसेंसेज होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लाइसेंस के बारे में, और इधर है उसका एप्लीकेशन नंबर देना पड़ता है। अब ये देखिए कितने लाइसेंस मतलब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब हर एक मतलब मैन्युफैक्चरर के पास ये सारे लाइसेंस हो, और हो भी सकता है कि ये सारे लाइसेंस उसके पास हों, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, फॉर ड्रग्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन शेड्यूल सी, C1 एंड X, यानी C1 और शेड्यूल X के अंदर जो दवाएं हैं उसके अलावा जो दवाएं बनाने के लिए एक लाइसेंस लिया जाता है तो वो कौन सा, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 24, ठीक है। ऐसे क्या है जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके लिए अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं यानी होम्योपैथिक की दवाएं बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्म 24C भरेंगे, ठीक। ऐसे ही फॉर ड्रग्स मेंशन्ड इन शेड्यूल X एंड नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1, ऐसे क्या कहते हैं सिर्फ शेड्यूल X की दवाएं आपको बनानी है, ठीक है ना। शेड्यूल X की दवाओं के लिए आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, 24F, सिर्फ शेड्यूल X, ठीक है ना, उसमें क्या कहते हैं C और C1 नहीं है। ऐसे क्या फॉर ड्रग्स मेंशन इन शेड्यूल C एंड C1 इंक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, ऐसे क्या एक लाइसेंस ऐसा लिया जाता है
कि जिसमें मतलब शेड्यूल C1 के लिए एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 27 आपको भरना पड़ेगा। ऐसे ही क्या कहते हैं, लोन लाइसेंस अगर आप लेना चाहते हैं, लोन लाइसेंस ऐसी दवाओं के लिए जो शेड्यूल C और C1 में मेंशन्ड है, यानी C और C1 वाली जो दवाएं हैं उसको बनाने के लिए अगर आप लोन लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 27A भरना पड़ेगा, ठीक है ना, अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पे एक्सक्लूडिंग क्या है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C। तो एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है, एक्सक्लूडिंग का इसका उल्टा होता है इंक्लूडिंग, यानी शामिल करना, और एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है उसको बाहर निकाल देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सिर्फ C और C1 के लिए अगर आप लोन लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए आपको 27A फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसे क्या कहते हैं, फॉर ड्रग्स मेंशन्ड इन शेड्यूल C1 and X। और क्या कहते हैं, अगर आप लाइसेंस लेते हैं उन दवाओं के लिए जो शेड्यूल C है, C1 है और शेड्यूल X, तीनों के लिए अगर आप एक साथ लाइसेंस लेते हैं तो फॉर्म भरना पड़ेगा 27B। ऐसे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस। ऐसे ही आप अगर मतलब लाइसेंस इसलिए लेना चाहते हैं कि आप कोई एग्जामिनेशन टेस्ट करना चाहते हैं, एनालिसिस वगैरह करना चाहते हैं, समझ में आ रही बात, तो उसके लिए आपको फॉर्म 30 भरना पड़ेगा। एक लाइसेंस और लेना पड़ता है, कोई ऐसी दवा या कोई कॉस्मेटिक जिसको आप बेचेंगे तो उसके लिए जो आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं तो उस रॉ मटेरियल के ऊपर आपको टेस्ट वगैरह करना, एनालिसिस करना है, समझ में आ रही बात। एक तो ये कि मतलब आपको बेचना नहीं है दवा, आपको दवा वगैरह बेचना नहीं है, सिर्फ आप एनालिसिस वगैरह करेंगे अपने मतलब स्टडी करने के लिए, तो वो अलग मैटर है। और ये कि दवा आपको बेचना भी है, ठीक है, आपको दवा बेचनी है और उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह पे आप एनालिसिस करना चाहते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो कौन सा लेंगे आप, फॉर्म 36, कौन सा, फॉर्म 36 आप भरेंगे और उसके लिए लाइसेंस लेंगे। तो इतने टाइप के लाइसेंस मतलब इशू होते हैं, ठीक। अब ये कि रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, अब जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है उसको रिन्यूअल भी कराना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि ये 5 साल के लिए वैलिड होते हैं। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। अब इनको जो क्या कहते हैं, अगर इनको रिन्यूअल कराना है तो ठीक है ना, जो एप्लीकेशन के लिए आप फॉर्म भर रहे थे वही फॉर्म आप भरेंगे इसके रिन्यूअल के लिए भी, ठीक। और जो इसकी फ़ीस है, यानी इसकी जो रिन्यूअल फ़ीस है वो सेम है जितनी के मतलब ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए, यानी जितना फ़ीस आपको लाइसेंस से मतलब लेने के लिए लगाना पड़ता है, यानी ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए जितनी फ़ीस देनी पड़ती है उतनी ही फ़ीस आपको लाइसेंस के रिन्यूअल कराने के लिए भी देनी पड़ती है। अब एक टॉपिक था आपके सिलेबस में, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेज, यानी कोई दवा है या मेडिकल डिवाइसेज है उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंस लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लाइसेंस लेने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि लाइसेंस आपने ले लिया है, अब क्या क्या मतलब आपको अब क्या क्या रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग। आपने क्या कहते हैं, दवा के इम्पोर्ट के लिए या एक्सपोर्ट के लिए, दवा या क्या कहते हैं समझिए मेडिकल डिवाइसेज, ठीक है ना, दवा या मेडिकल डिवाइसेस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आपने अपना क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाया। तो वो जो सर्टिफिकेट है उसके लिए जो भी आपने कॉपीज वगैरह दी हैं, जो भी चीज़ें आपने दी हैं, तो उसका क्या है आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मतलब इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, आप रजिस्टर्ड हो गए, उसके बाद फिर आपको एक लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है। एक तो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, दूसरा फिर आप लाइसेंस लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की कॉपियाँ हैं उसको भी मेंटेन करना है, फिर लाइसेंस लेने के लिए चाहे इंपोर्ट के लिए चाहे एक्सपोर्ट के लिए जो आप एप्लीकेशन भरते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं तो वो भी आपको क्या करना है मतलब मेंटेन करके रखना है। फिर जो आपने लाइसेंस लिया तो उसको भी मेंटेन करके रखना है। ऐसे ही जो चालान कटवाया आपने, चालान कटवाने का मतलब ये है कि आपने सरकार को पैसा जो भेजा है तो जो फीस दी है उसका भी मतलब आपके पास उसकी रसीद होनी चाहिए, उसकी रेसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, उसका एविडेंस होना चाहिए। ऐसे ही क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन एंड IEC नंबर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर लेना पड़ता है, कोड नंबर, इसको बोलते हैं IEC नंबर। इसका मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है ना।
क्या है इसका मतलब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो इसकी जो कॉपियां हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे ही आपने मान लीजिए लाइसेंस ले लिया, अब दवा आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दवा या कॉस्मेटिक जो भी चीज़ें आपने इंपोर्ट की हैं, तो कौन सी दवाएं आपने इंपोर्ट की हैं उसका सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कौन सी दवाएं आपने इंडिया के अंदर मंगाई हैं वो सारा उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और कहाँ कहाँ पे आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही आपके पास वो प्रोडक्ट की लिस्ट होनी चाहिए जिसके लिए आपको अप्रूवल मिला है कि मतलब ये दवाएं आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम वेयर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, और उन देशों के नाम की लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए जहां से आप क्या प्रोडक्ट वगैरह मंगा रहे हैं, चाहे दवा हो, चाहे कॉस्मेटिक, चाहे वो दवा हो, चाहे क्या चाहे वो कॉस्मेटिक आइटम हो, चाहे मेडिकल डिवाइसेज हो, ठीक। अब इसके कुछ लाइसेंसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइसेंस है और उसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अगर इंपोर्ट आप करना चाहते हैं उन दवाओं को जो शेड्यूल एक्स के अलावा है, ठीक है, उनके लिए आप लाइसेंस लेना चाहते हैं इंपोर्ट के लिए, तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा एप्लीकेशन देने के लिए, ठीक है। ऐसे इंपोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, और शेड्यूल एक्स वाली जो दवाएं हैं उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको फॉर्म 8A भरना पड़ेगा शेड्यूल एक्स के लिए। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, ऐसे ही क्या कहते हैं, इन दवाओं को इंपोर्ट करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, फॉर्म 40 भरेंगे आप, ठीक है ना। कौन सा, फॉर्म 40 भरेंगे। ऐसे क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, दवा को एक्सपोर्ट करने के लिए यानी कंट्री से बाहर भेजने के लिए आपको IEC नंबर लेना पड़ता है, ठीक है ना। वो क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो ये आपको लेना पड़ता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है एक्सपोर्ट के लिए। ऐसे क्या कहते हैं, अगर मेडिकल डिवाइसेस वगैरह आप क्या कहते हैं इंपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर से मंगाना चाहते हैं, तो वो मेडिकल डिवाइसेस के बेसिस पे अलग अलग मतलब अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस के बेसिस पे अलग अलग उसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं। और ये फॉर्म कहाँ भरे जाते हैं, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, तो जो हमारा CDSCO है ना, मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया है, तो जो CDSCO है उसके पास आप जाके फॉर्म भरते हैं, तो आप उनको बताते हैं कि मुझे किस टाइप का मतलब मेडिकल डिवाइस मंगाना है, तो उसके हिसाब से फिर आपको बताते हैं कि आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। आपने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है मेडिकल डिवाइसेस की, तो उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो उसमें फॉर्म 10 भी आता है, ऐसे ही फॉर्म MD 14 आता है, ऐसे ही फॉर्म MD 15 आता है, ठीक है ना। तो ये सब किसके लिए हैं, अलग अलग मतलब कैटेगरीज हैं जो मेडिकल डिवाइसेस के, उनके लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक। ऐसे क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ऐसे मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो उसके लिए आप फॉर्म 41 भरते हैं, ठीक। अब इनके रिन्यूअल की बात है तो लाइसेंसेस फॉर ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस आर वैलिड फॉर 3 ईयर्स। कहते हैं जो दवा का आपका लाइसेंस है या कॉस्मेटिक का या मेडिकल डिवाइसेस के जो लाइसेंसेज हैं वो 3 साल के लिए वैलिड रहते हैं, ठीक है। एक्सपायरी से 9 महीना पहले आपको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर देना चाहिए, 9 महीना पहले ही आपको करना है एक्सपायरी से। और जो IEC नंबर होता है ये मतलब लाइफ टाइम के लिए होता है, इसकी कोई ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए वैलिड होता है जब तक आपकी लाइफ है, ठीक है ना। ये इसको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक टॉपिक था इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है चेक करना। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, आप फार्मासिस्ट हैं, आपने अपना एक मेडिकल स्टोर बना रखा है, तो मैं आपके पास में आऊँगा और मैं आके आपसे कह सकता हूँ कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि मुझे आप फुल परमिशन देंगे कि मैं कुछ भी आके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ आपके मतलब प्रीमिसेस के अंदर, आपके फार्मेसी के अंदर। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी दवाएं हैं, वो एक्सपायर हैं कि नहीं है। ऐसे में आपका सर्टिफिकेट मांग सकता हूँ, ऐसे में आपको लाइसेंसेज मांग सकता हूँ, ऐसे जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसकी मैं क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मांग सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग सकता हूँ। कौन कौन सी आप टाइप की दवाएँ बेच रहे हैं उसके लिए अलग अलग जो लाइसेंसेज होते हैं वो लाइसेंसेज में चेक करने के लिए मांग सकता हूँ। तो क्या है, मैं बहुत सारे चेकअप कर सकता हूँ अगर मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है ना। तो ड्रग इंस्पेक्टर मतलब आके वो इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्टर से बना है इंस्पेक्शन, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कि कौन ड्रग इंस्पेक्टर होगा। ड्रग इंस्पेक्टर कौन बनाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसको अपॉइंट करती है, या तो फिर क्या है स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंटमेंट करती है इनकी, ठीक है ना। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी ड्रग इंस्पेक्टर बना सकती है और भेज सकती है चेकअप के लिए, और क्या कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ये काम कर सकती है। और कितने होंगे तो ज़रूरत के हिसाब से अपने जितनी ज़रूरत पड़ती है उतने ड्रग इंस्पेक्टर वो बना लेते हैं। अब इनके फंक्शन क्या हैं, ये काम क्या करेंगे, तो ये क्या कहते हैं जो भी दवा बेचने के लिए प्रेमिसेस है
जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है तो वहाँ पे जाते हैं, फिर जाके वहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी कंडीशंस इनके लिए बताई गई हैं, जो रूल और रेगुलेशंस बताए गए हैं वो यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है ना। वो ये भी देख सकते हैं कि आपने जो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं बेची हैं उसका रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया है कि नहीं किया है। समझ में आ रही बात। आपने जो दवाएं मंगाई हैं तो कितनी दवाएं मंगाई हैं, कितनी बेची हैं, वो सारा रिकॉर्ड भी वो देख सकते हैं। अब आगे की जो चीज़ें हैं ना इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये सारा वो रिकॉर्ड है जो आपको क्या है फार्मेसी के अंदर मेंटेन करना है। समझ में आया। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा था कि क्या क्या रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है अपने फार्मेसी के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी हो, चाहे वो कम्युनिटी फार्मेसी हो, हॉस्पिटल फार्मेसी हो, जो भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना था वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, आपने एक बार इसको पढ़ लिया है। यहाँ से अगर आप इसके क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सारी वही चीज़ें हैं जो भी कॉपीज़ वगैरह मैंने बताया था कि आपको मेंटेन करना है, तो वही आके वो चेक भी करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये सारी वही चीज़ें हैं। ऐसे क्या कहते हैं जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो वहाँ पे भी आके चेक करते हैं। तो क्या चेक करते हैं, जो कुछ भी अभी मैंने पढ़ाया कुछ देर पहले कि मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखने हैं, क्या रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं, तो वही सारे रिकॉर्ड आके यहाँ पे ये चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब पहले से पढ़ लिया है, याद है, तो उसको मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक। एक टॉपिक इसमें रह गया जो ई गवर्नेंस। हम इसमें ये दो चीज़ें देखेंगे कि ई गवर्नेंस होता क्या है और क्या होता है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस एक ही बात है, इसको ई गवर्नेंस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी बोलते हैं। तो ये क्या है, तो द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन या गवर्नमेंट टू बिजनेसेस या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या समझ में आया कि ये जो ई गवर्नेंस है तो इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ई गवर्नेंस क्या है तो समझिए हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। किस काम के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट भी इसको यूज़ करती है। किस काम के लिए यूज़ करती है, फॉर डिलीवरिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसको पहुंचाने के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो मतलब एक तो ये कि पेपर तरीके, एक तो ये कि फील्ड में आके काम करें, यानी हर आदमी के पास जाए, हर एक के पास जाए, या आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप मतलब ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। अब मैं गोरखपुर का हूँ, मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं लखनऊ जा रहा हूँ अपना 10 घंटा वेस्ट करके। तो ये सारी चीज़ों को हटा के उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले आए कि मतलब लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रहे हैं वो मतलब फील्ड बेस पे ना हो बल्कि इलेक्ट्रॉनिक बेस हो, यानी सीधे मतलब इंटरनेट पे जाए और आदमी वहाँ से कॉन्टैक्ट कर ले, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, जो भी काम है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए। ऐसे ही क्या कहते हैं जो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस है, यानी जैसे आपने देखा बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ा है कि डॉक्यूमेंट वगैरह मेंटेन करना है। एक तो ये कि उसको हम लोग फिजिकली यानी हार्ड कॉपी के फॉर्म में उसको अपने पास रखें, और दूसरा ई गवर्नेंस में ये भी आ जाएगा कि वो हमारे पास हार्ड कॉपी में ना हो बल्कि वो क्या सॉफ्ट कॉपी में हो, यानी हमारे मोबाइल में हो, हमारे कंप्यूटर में हो, PDF के फॉर्म में हो, हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमारे पास ना हो। तो ये सारे तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ई गवर्नेंस। और गवर्नेंस का मतलब होता है एक तरीके से निगरानी करना। तो इसमें क्या होगा, जो सरकार है वो हमारी जो निगरानी करती है, मान लीजिए क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मंगाती है, जो चेक करती है, तो वो फिजिकली ना करके बल्कि क्या करे, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करे। ऐसे ही क्या है जो लाइसेंस वगैरह इशू किए जाते हैं तो वो एक तो मतलब मुझे लाइसेंस लेना है तो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, वहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात, वो ना करके बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए। डायरेक्टली मैं ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन अपना करा लूँ, अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दूँ। तो ये सारे जो काम है ना इसी को हम लोग बोलते हैं ई गवर्नेंस। अब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल पेपर सिस्टम विद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब जो अपनी इंडिया की जो क्या कहते हैं अपने इंडिया की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि जो ट्रेडिशनल पेपर सिस्टम है उसको हटाया जाए और उसकी जगह पे ITC लाया जाए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात कि वो हमारी सरकार ये चाह रही है कि जो पेपर सिस्टम है, यानी पेपर लेके जाना, फोटो कापी लेके जा रहे हैं और जमा कर रहे हैं, फिर फोटो कापी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इससे टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। तो इन सब चीज़ों को हटा के हमारी सरकार क्या चाह रही है कि ये सारे काम डिजिटली होने लगे हैं। ये सारे काम क्या हैं, डिजिटल बेस पे हों,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से हो। अब ये जो डिजिटल तरीका है मतलब सर्विसेज को यूज़ करने का, पहुंचाने का, तो ये हर फील्ड में हो सकता है। तो ऐसे ही जो फार्मा रेगुलेटर बॉडीज़ हैं, यानी जो फार्मा वाले सेक्टर को संभालती हैं, तो उन्होंने भी इसको यूज़ किया। तो उसको उन्होंने किस काम के लिए इसको यूज़ किया? गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो यही इसका मतलब है, ई गवर्नेंस इन गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, यानी यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इज कॉल्ड ई गवर्नेंस इन गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। जो सिस्टम है आईटीसी, ठीक है ना, आईटीसी जो है ये क्या कहते हैं, पेपर वाले सिस्टम से बेहतर है, पेपर वाले सिस्टम से बेहतर है। उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इट टेक्स लेस टाइम देन पेपर सिस्टम। अब ये जो है ना, ये इसमें टाइम कम लगता है पेपर सिस्टम के मुकाबले में। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे सब में एस लगा लीजिए। ये क्या करती है? ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, यानी इसमें चीज़ें जो है ना वो छुपी हुई नहीं है। ऐसे ही क्या है, इसकी वजह से जो क्या कहते हैं कॉस्ट है, जो खर्चा है वो कम हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है ना। इसकी वजह से जो खर्चा है वो कम हो जाता है। ऐसे ही क्या है, इट इज़ ईजी, ये आसान है। ये क्या है, बहुत आसान है उसके मुकाबले में, पेपर सिस्टम के मुकाबले में। और क्या है, इट इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन ऑफ पब्लिक ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज, और इसकी वजह से जो पब्लिक है उनका जो सेटिस्फेक्शन है, उनका जो इत्मीनान है, उनका जो भरोसा है वो गवर्नमेंट के सर्विसेज पे थोड़ा सा बढ़ता है इसकी वजह से। वरना तो बहुत सारे फ्रॉड ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं, पैसा खा जाते हैं, कमीशन लेते हैं। तो जो ऑनलाइन सिस्टम होता है उसमें ये सारे चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ पे आ भी गया, इट रिड्यूस चांसेस ऑफ कमीशन अननेसेसरी चार्ज बाय द ग्रीडी अथॉरिटीज़। जो लालची अथॉरिटीज़ होते हैं तो उनकी वजह से गैर ज़रूरी जो चार्जेस लिए जाते हैं या ऐसे जो कमीशन वगैरह लिया जाता है, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं अगर सारा काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, आईटीसी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या कहते हैं, फ़ायदा है इसका ई गवर्नेंस का। तो ये छोटा सा टॉपिक था। तो ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13 था, जो आपके लिए एक पहाड़ बना हुआ था। होप कि आपको ये बहुत आसानी से याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।